नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरसीसी रेनफोर्समेंट से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स बताने वाला हूँ, जो कि एक सिविल साइट इंजीनियर को ज़रूर पता होनी चाहिए। और अगर आपने आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसे आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पे मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है मिनिमम रेनफोर्समेंट इन डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। मतलब आरसीसी के अलग अलग मेंबर्स में कम से कम कितना परसेंट ऑफ स्टील हमें डालना ही पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला मेंबर है बीम। बीम का जो मिनिमम क्राइटेरिया है रेनफोर्समेंट का वो है 0.85 टाइम्स बी डी अपॉन एफ वाई इंटू 100। मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर परसेंटेज में मिलेगा। सेकेंड मेंबर कॉलम। कॉलम में जो मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील हम डालते हैं वो होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब कॉलम का ओवरऑल एरिया, कॉलम की टोटल विड्थ और टोटल डेप्थ। तीसरा मेंबर है स्लैब। स्लैब की जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया माइल स्टील बार के लिए, मतलब 250 के गेट के लिए, और 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया डिफॉर्म बार्स के लिए, मतलब 415 और 500 के गेट के लिए। और चौथा है शियर एनफोर्समेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। स्टीरअप्स जो हम प्रोवाइड करते हैं बीम और कॉलम में, उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है रेनफोर्समेंट का, उसका फॉर्मूला है 0.4 इंटू बी इंटू एस वी अपॉन 0.87 एफ वाई। इसमें एस वी का मीनिंग होता है स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स। दो स्टीरअप्स के बीच में का अंतर क्या होता है उसे बोलते हैं हम लोग एस वी। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के क्राइटेरिया क्या होते हैं यही आरसीसी मेंबर्स के अंदर। तो बीम और स्लैब के अंदर जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया होता है वो है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। बीम में भी 4% है और स्लैब के अंदर भी 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ही क्राइटेरिया अपने को यूज़ करना होता है। बाद में है कॉलम। कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया होता है वो होता है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। इसमें भी ग्रॉस एरिया मतलब उसका कॉलम का ओवरऑल एरिया। शियर का कोई क्राइटेरिया होता नहीं मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का। शियर का आपको रेनफोर्समेंट निकालना होता है और उसमें जो स्पेसिंग होता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम का, तो वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कवर टू रेनफोर्समेंट। जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग बीम कॉलम स्लैब फुटिंग के अंदर, तो उसमें कवर कितना देना होता है आपको। कवर मतलब क्या होता है, आप जब कोई भी बार के सेंटर से वो सेक्शन के बॉटम एज तक डिस्टेंस छोड़ते हो उसे बोलते हैं हम लोग नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर। तो ये कवर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं हर एक आरसीसी मेंबर के अंदर, तो इसके जो वैल्यूज़ है ये आप लोग ध्यान में रखो। बीम के अंदर मिनिमम कवर होता है 25 mm का। स्लैब के अंदर कम से कम कवर देना पड़ता है अपने को 20 mm का। कॉलम में अपने को कम से कम कवर देना होता है 40 mm का। और फुटिंग का कवर क्राइटेरिया होता है 50 mm का। ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया आप लोग ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कवर टू रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। स्पेसिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते वक्त स्पेसिंग क्या प्रोवाइड करना है ये बातें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो कॉलम के अंदर अपने को अगर लैटरल टाइज जो रहती है जिसे हम लिंक बोलते हैं, जिसे हम बीम के अंदर हम जिसे स्टीरियोस बोलते हैं, कॉलम के अंदर उसे हम लैटरल टाइज या फिर लिंक्स बोलते हैं। तो कॉलम में जो लैटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उसका जो स्पेसिंग क्राइटेरिया होता है वो तीन में से आपको चूज़ करना होता है, मतलब मिनिमम फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री। तो उसमें तीन क्राइटेरिया कौन से हैं। एक है लीस्ट लैटरल डायमेंशंस, मतलब जो आपके पास में कॉलम के दो डायमेंशंस है उसमें जो छोटा डायमेंशन है वो आपको देखने का है। दूसरा है 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ मेन बार, जो आपने मेन बार प्रोवाइड किया है कॉलम के अंदर उसका डायमीटर 16 टाइम्स। और तीसरा है 300 mm। तो तीनों में से जो छोटा होगा वो आपका होगा स्पेसिंग ऑफ द लैटरल टाइज इन कॉलम। ठीक है। क्योंकि कॉलम में हम जो मेन बार होते हैं उनका हम स्पेसिंग नहीं निकालते, वो हम नंबर ऑफ बार्स काउंट करते, लेकिन जो लैटरल टाइज होते हैं उन्हें हम स्पेसिंग के फॉर्म में काउंट करते हैं। दूसरा है स्लैब। स्लैब में दो तरह के बार होते हैं, एक होता है मेन बार और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार का जो स्पेसिंग क्राइटेरिया है वो है 3 टाइम्स डी और 300 mm विच एवर इज लेसर।
और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उसका क्राइटेरिया है 5D और 450 mm विच एवर इज लेसर। यहाँ पे D का मीनिंग दोस्तों क्या है, डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ ऑफ द स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है, कभी भी हम डायमीटर को D नहीं बोलते आरसीसी के अंदर, डायमीटर को हम डिनोट करते हैं फाई से। D का मीनिंग क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया है शेयर का। शेयर का मैक्सिमम आपको अगर स्पेसिंग प्लॉट करना है तो वो होता है 0.75D और 300 mm विच एवर इज लेसर। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया आप ध्यान में रखो स्पेसिंग के, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं बीम के टाइप्स ऑफ सेक्शन। हम जब कोई भी बीम डिज़ाइन करते तो हम 3 तरह का बीम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो बैलेंस सेक्शन, या अंडर एनफोर्स सेक्शन, या ओवर एनफोर्स सेक्शन। अब ये बैलेंस है, अंडर एनफोर्स है, ओवर एनफोर्स है, हम किसके ऊपर से जज करेंगे, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आपका XU इज इक्वल टू XU मैक्स आ रहा और PT इज इक्वल टू PT लिमिटिंग है, तब बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अब ये XU मैक्स क्या है, तो XU को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और XU मैक्स को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। PT को बोलते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील, और PT लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। तो जितना स्टील चाहिए उससे अगर हम कम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम उसे बोलते हैं अंडर एनफोर्स, और जितना स्टील चाहिए उससे अगर हम ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तब उसे बोलते हैं हम लोग ओवर एनफोर्स, और अगर स्टील जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन। तो आप लोग समझ गया होगा, अगर आपका PT लेस देन PT लिमिटिंग है तो उसे बोलते हैं अंडर एनफोर्स, PT मोर देन PT लिमिटिंग है मतलब ओवर एनफोर्स, और इक्वल टू है तो अंडर एनफोर्स, सॉरी बैलेंस सेक्शन। तो आपके पास में दो क्राइटेरिया है, आइदर यू कैन चेक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और यू कैन चेक फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेक्शन ध्यान में रखने का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन कौन सा प्रोवाइड करना है उसी के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सेक्शन, आपका जो मेंबर है वो कौन से मोड में फेलियर होगा, डक्टाइल में फेल होगा कि ब्रिटल में फेल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कंक्रीट के जो ग्रेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उसका जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए। ग्रेड्स तो आपको सबको पता होंगे, लेकिन जो हर एक ग्रेड का मिक्स प्रपोर्शन क्या होता है ये आप लोग ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो M10 का प्रपोर्शन होता है 1:3:6, M15 का होता है 1:2:4, M20 का होता है 1:1.5:3, M25 का होता है 1:1:2 और M30 का होता है 1:1:1। इससे आगे भी ग्रेड है लेकिन वो अपने को ज़्यादा इतने यूज़फुल नहीं आते, अपन उसको बहुत बार यूज़ नहीं करते। तो M30 तक कम से कम आप लोग ध्यान में रखो कि उसका प्रपोर्शन क्या होने वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि T बीम के अंदर और L बीम के अंदर आप लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज किस तरह से निकाल सकते। तो T बीम के अंदर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला होता है L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, और L बीम के अंदर फॉर्मूला होता है L0/12 प्लस BW प्लस 3DF। इसमें जो L0 होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, BW मतलब विड्थ ऑफ वेब, DF मतलब डेप्थ ऑफ फ्लेंज, और BF मतलब सिंपली इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में ध्यान में रखना, आपको कभी भी पूछ सकते हैं MCQ में, तो ये आपको आने चाहिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते, और अब ये जो स्लाइड आपको दिख रही होंगी इसका हेडिंग दिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पॉइंट्स फॉर सिंगल रेनफोर्स सेक्शन। सिंगल रेनफोर्स सेक्शन के अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखे होंगे तो उसमें से 4 पॉइंट्स जो निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, और एक सिविल इंजीनियर को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.0035। बाद में है मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन, वो होता है 0.87 FY/ES प्लस 0.002। आपको पता है कंप्रेशन में क्या होता है, हमेशा कंक्रीट होता है, और टेंशन में कौन सा मटेरियल होता है, स्टील होता है। उसी तरह से मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन क्या होगा, फिर वो होता है 0.45 FCK, और मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन होता है 0.87 FY। यहाँ दो बात आपको ध्यान में रखनी है, FCK का मीनिंग क्या होता है, FCK मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FY का मीनिंग होता है
कैरेक्टरिस्टिक्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और इसमें जो आपको दिख रहा है ES वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। ठीक है, हाँ तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या बोला है, डेवलपमेंट लेंथ फॉर RCC मेंबर्स। अगर आपको जैसे बीम में फुटिंग के अंदर हम कभी भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते ही है, तो डेवलपमेंट लेंथ किस फॉर्म से निकालते हैं हम लोग, LD इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू डायमीटर ऑफ बार मतलब फाई अपॉन 4 इंटू बॉन्ड शेयर स्ट्रेस, उसे बोलते हैं हम लोग टाउ BD। बॉन्ड शेयर स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, टाउ BD। तो ये जो डिज़ाइन बॉन्ड शेयर स्ट्रेस होता है, इसके दो नोड पॉइंट भी है जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते। अगर बॉन्ड शेयर स्ट्रेस आप लोगों को डिफॉर्म बार के लिए निकालना है, तो जो वैल्यू आपको टाउ BD की IS कोड में दी होंगी उसे आपको 25% से इंक्रीज करना होगा। और अगर आपको बॉन्ड शेयर स्ट्रेस कंप्रेशन में निकालना है, तो जो वैल्यू IS कोड के टेबल में दी होगी उसे आपको 60% से इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ IS कोड के टेबल में दी रहती वो वैल्यूज़ रहती है हमेशा टेंशन के लिए और माइल्ड स्टील बार के लिए। तो डिफॉर्म बार और कंप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को उसे 25% और 60% से इंक्रीज करना होता है। तो ये दो नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम देखेंगे RCC कॉलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। देखिए, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कब बोलेंगे हम लोग, जब LE अपॉन D का रेशियो 12 से कम आएगा तो उसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट कॉलम, और LE बाय D का रेशियो 12 से ज़्यादा आता है या 12 भी आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग कॉलम। इसमें LE मीनिंग होता है इफेक्टिव लेंथ और D का मीनिंग हो गया लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, B और D में से छोटा होगा वो आपको कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अधिकतर D ही कॉलम का छोटा होता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे LE अपॉन D लिखा है। ठीक है, और बाद में इसमें बोला है चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कॉलम की किस तरह से निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला होता है L0/500 प्लस D/30। यहाँ भी L0 का मीनिंग क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट्स, मतलब एक तरह से आपका इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, और दोस्तों कॉलम के अंदर आप लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने रखते हैं वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर हमें मिनिमम 4 बार्स तक प्रोवाइड करना ही होता है, और सर्कुलर कॉलम के अंदर हमें कम से कम 6 बार्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स का जो क्राइटेरिया है ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं स्लैब से कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो अगर आपका LY/LX का रेशियो 2 से बड़ा आ रहा है तो उसे बोलते हैं 1 वे स्लैब, और अगर आपका LY/LX का रेशियो 2 से छोटा आ रहा है या 2 से इक्वल भी आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग 2 वे स्लैब। ठीक है, 1 वे स्लैब्स आर ऑलवेज स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, मतलब 1 वे स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, और 2 वे स्लैब्स आर स्पैनिंग इन बोथ डायरेक्शन, मतलब 2 वे स्लैब में हम मेन रेनफोर्समेंट दोनों भी डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, और दोस्तों आखिरी में देखेंगे हम लोग अब डिफ्लेक्शन कंट्रोल वैल्यूज फॉर स्लैब्स एंड बीम्स। मतलब अगर आपको स्लैब का कोई भी टाइप है, सिंपल सपोर्ट, कैंटिलीवर, कंटिन्यूस, या वो बीम का टाइप रहो, उसमें अगर आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है तो आपके बेसिक स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशो क्या होना चाहिए। डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें बेसिकली क्या देखना पड़ता है, स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशो देखना होता है। तो सिंपली सपोर्ट स्लैब के अंदर रेशो रहता है 20, कैंटिलीवर स्लैब में रेशो होता है 7, और अगर कंटिन्यूस स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो उसमें स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशो होता है 26। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल के स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कोई भी प्रकार के स्लैब में डिफ्लेक्शन कंट्रोल का चेक देने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये जो वैल्यूज़ है ये याद रखना, ये आपको कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।